नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 7। इससे पहले हमने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट 7 में जो कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है किरचॉफ के नियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर पेपर में आपके क्वेश्चन छपता है तो कम से कम 3 अंक का छपेगा। कितने अंक का? 3 अंक का प्रश्न छपेगा। और क्या छपेगा, ध्यान सुने, इसमें आंकिक प्रश्न आएगा। क्या आएगा भाई? आंकिक प्रश्न आएगा। आंकिक प्रश्न छपेगा, 3 अंक का आंकिक प्रश्न छपेगा। इस बात को ध्यान में बिठा लें कि इससे अगर कोई प्रश्न आता है तो 3 नंबर का अंकित प्रश्न आता है, या फिर आपको 1 अंक का प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये वाला जो प्रथम नियम है संधियां धारा का नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आपको मैं यहीं पे बता दूं कि ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, नियम पर आधारित है। अगर मान लीजिए पूछा है कि दूसरा किस पर आधारित है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे दूसरा जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। कौन सा? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। कौन सा वाला भाई? ये द्वितीय नियम इस नियम पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और पहला जो होता है आप यहाँ देख सकते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ये प्रथम नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं, इससे याद रखेंगे। धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो धारा का नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश प्रवाह की दर धारा कहती है, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो याद रखें, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है धारा का, या किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बर्नौली की प्रमेय। तो बर्नौली की प्रमेय किस पर आधारित होती है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये भी यहीं पे होगा। तो इस चैप्टर 3 का ये जो टॉपिक है ये एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 3 अंक का कम से कम आना है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये आता है। आंकिक प्रश्न छपेगा यहाँ से, उम्मीद करिए। और आंकिक प्रश्न जो आएगा द्वितीय नियम से आएगा। और द्वितीय नियम थोड़ा हार्ड भी होता है, थोड़ा पेशेंस बना रखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वीडियो के अंत तक इस प्रकार के प्रश्नों को जो कि आपको कठिन लगते हैं बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम नियम की क्या होता है। तो देखिए, प्रथम नियम जो होता है संधि का नियम, यानी संधि का मतलब होता है एक जगह जिसे हम अंग्रेजी में जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हम इसे जंक्शन कहते हैं। और जंक्शन से आप समझेंगे कि जो ट्रेन वाला जंक्शन होता है, आपने सुना होगा कहीं पे आपके आसपास कोई जंक्शन होगा तो उस जंक्शन पे क्या करते हैं, बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और वहां से बहुत सारी ट्रेनें जाते हैं। तो जंक्शन एक ऐसी जगह है जहां पे एक्सप्रेस या बड़ी से बड़ी गाड़ी रुकने की संभावना होती है, अगर बड़ा जंक्शन है तो जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे ट्रेनें आएंगी और ट्रेनें जाएंगी भी। ठीक है, हालांकि सिंपल प्लेटफॉर्म पर भी होता है। तो उस पर क्या खासियत होती है कि वहां पे बहुत सारी ट्रेनें जो नॉर्मल स्टेशन पर नहीं रुकती हैं, जैसे किसी गांव में स्टेशन होता है वहां पे नहीं रुकती हैं, और उससे थोड़े से बड़े स्टेशन होते हैं वहां पे भी गाड़ी ना रुके, लेकिन जंक्शन पर गाड़ी रुक के जाती है। तो इस तरीके सुनिए, जंक्शन एक ऐसी जगह है कि जहां पे कुछ चीजें आएंगी और कुछ चीजें जाएंगी, है ना। आने वाली चीजें होंगी और जाने वाली चीजें होंगी। अब हम बात कर रहे हैं संधि या धारा का नियम। संधि को हम जंक्शन कहते हैं, धारा को हम करंट कहते हैं। तो जंक्शन रूल कह सकते हैं ऐसे, या करंट रूल कह सकते हैं। तो धारा का नियम है ये, या संधि का नियम है। संधि का मतलब होता है मिलना, संधि का मतलब होता है मिलना, कि यहाँ पे कुछ धारा यहाँ की मिलेंगी और यहाँ से कुछ धारा यहाँ से जाएंगी। तो यहाँ पर होगा कि हम ये समझते हैं, मान लीजिए एक तार यहाँ से ऐसे आ रहा है और इस तार में 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है, एक तार ऐसे आ रहा है और इसमें 3 एम्पीयर का करंट आ रहा है। तो 2 एम्पीयर इस तार में आ रहा है, 3 एम्पीयर इस तार में आ रहा है। अब ये जो जगह है ये संधि है, यानी जंक्शन है। तो यहाँ पर कितना करंट आएगा? 2 यहाँ से और 3 यहाँ से। मान लीजिए एक तार हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इस तार में कितना करंट जाएगा? बताइए कितना जाएगा? 2 एम्पीयर यहाँ से आ रहा है, 3 एम्पीयर यहाँ से आ रहा है, टोटल कितना हो गया? 5। तो इस तार में कितना जाना चाहिए? 5 जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये जो जंक्शन है, जंक्शन पर कितनी धारा है?
भाई एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक इन दोनों से मिलके ये हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर मिलके बना 5 एम्पियर। अरे सही है ना, बिल्कुल सही है। 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर मिलके बना 5 एम्पियर। तो अगर मैं इसको इधर बुला लूं तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर माइनस का 5 एम्पियर बराबर 0। क्लियर है ये बातें? तो यहाँ पर अब इस पूरे चित्र में आप देखकर बताइए कि कितनी धाराएं हुई। भाई एक हुई 2 एम्पियर की, एक होगी 3 एम्पियर की और एक इन दोनों से मिली है 5 एम्पियर की होगी। तो कुल धाराएं 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 धाराएं। 1 2 3, 3 धाराएं हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ इसका, इसका और इसका, इन सभी का योग जो है 0 हो गया। भाई योग कितना हो गया? 0 हो गया। अब योग 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो धारा आ रही है, देखिए वो 2 एम्पियर की, ये भी आ रही है संधि की तरफ, ये 3 एम्पियर की। अगर इसके आगे कुछ नहीं लगा तो हम यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। तो संधि की तरफ आने वाली धारा 2 एम्पियर की, संधि की तरफ आने वाली धारा 3 एम्पियर की। तो 2 और 3 मिलकर कितना हो गया? 5। और जैसे ही धारा गई तो ये माइनस का हो गया। इसका मतलब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जाने वाली जो धारा होती है, संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा माइनस की होती है और संधि की तरफ आने वाली धारा प्लस की होती है। तभी तो ये होगा भाई 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर यानी ये 5 एम्पियर और 5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर बराबर 0। तभी तो ये वेरीफाई होगा। LHS बराबर RHS कैसे बराबर होगा? यानी हमने इधर राइट साइड में यहाँ 0 लिखा है, इसका मतलब इधर भी 0 होगा तो इधर भी 0 होगा। तो आने वाली धारा यहाँ पे प्लस की ली है और जाने वाली धारा हमने माइनस की ली है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि संधि पर जितनी भी धाराएं आती हैं, संधि पर जितनी भी धाराएं आती हैं वो कैसी होती हैं भाई? प्लस की होती हैं। कैसी होती है? प्लस की होती हैं। और संधि से दूर जाने वाली धाराएं कैसी होती है? माइनस की होती है, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं, तो ये हो जाएंगी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। क्या लिखेंगे? संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इस बात को लिख सकते हो कि संधि की तरफ जो आ रही है धाराएं वो 2 एम्पियर 3 एम्पियर की है, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो जा कौन सी रही है? 5 जा रही है और जो 5 एम्पियर जो होना है वो 2 एम्पियर 3 एम्पियर से होना है। तो इसको हम बहुत आसानी से ये लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है और इसे ही हम संधि या धारा का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि या धारा का नियम कहते हैं। दूसरी बात, इस परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं 5 एम्पियर को इधर ले आऊंगा, ध्यान सुनिए, अगर मैं 5 एम्पियर को इधर ले आऊंगा तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो ये आ गया भाई 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर माइनस का यहाँ पे आ गया 5 एम्पियर बराबर 0। तो अगर मैं इसको I1 कहूँ, इसको मैं I2 कहूँ और जाने वाली को I3 करूँ तो जवाब 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपस में क्या हो रही है? ये इसके साथ जुड़ी है और ये भी जुड़ी है, लेकिन कैसी है? माइनस की। ये कैसी है? माइनस की। अब माइनस क्यों? क्योंकि हमने इधर से इधर बुलाया है, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 लिख सकता हूँ। तो यानी ये भी जुड़ रही है, ये भी जुड़ रही है और ये भी जुड़ रही है, पर ये कैसी है? माइनस की। माइनस ये बता रहा है कि दूर जा रही है। तो इन सभी के योग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, राइट साइड कितना है? 0। तो ये क्या है? यहाँ पे ये सिग्मा है। क्या है यहाँ पे? ये सिग्मा है और सिग्मा का मतलब होता है सम। यहाँ पे सम का मतलब योग, योग का मतलब जोड़। यहाँ पे क्या है? जोड़। तो सभी धाराओं का योग कितना होता है? 0 होता है। तो संधि पर मिलने वाली, तो इसका मतलब ये हुआ ये संधि है, तो संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 1 2 3, तो मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग 0 होता है। और बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित योग, यानी प्लस की भी होंगी और माइनस की भी होंगी। तो इस तरीके से हम इस को याद कर सकते हैं। पहले नियम को बहुत आसान है, कुछ नहीं याद रखना है एक्स्ट्रा, इसमें बस इतना याद रखना है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात का मतलब ये हुआ भाई कि सिग्मा आई बराबर हो गया 0, यानी सभी धाराओं का योग कितना होता है? 0 होता है जो संधि पर मिलती है।
बात समझ आ गई। जैसे और एग्जांपल करके बताऊं मैं आपको, तो आप ये लिख सकते हैं अथवा करके आप जो है, अथवा करके आप इस वाली परिभाषा को भी लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का, संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। इसी को हम संधि या धारा का नियम कहते हैं। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि एक जंक्शन ये है और यहाँ पर एक तार आ रहा है, ये इसमें धारा आ रही है I1, एक तार यहाँ से भी आ रहा है, चलिए मान लीजिए I2 है, एक तार इधर से भी आ रहा है, मान लीजिए I3 है, ठीक है ना। और देखिए एक तार इधर जा रहा है जिसमें धारा जा रही है ये I4 है, और एक तार इधर जा रहा है और इसमें धारा जा रही है I5, और ये जंक्शन है। क्या है भाई? जंक्शन है। तो मैं आपसे कहूँ कि इसमें धारा का नियम लगाइए, तो आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि जंक्शन पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब शून्य होता है तो अभी मैं बता रहा था आने वाली धाराएं जो होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आएंगी और यहाँ मिलेंगी तभी तो किसी में जाएंगी। तो यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर, दोनों मिलके इस वाली लाइन में, इस वाली तार में चला गया करंट। और इसी का मतलब यहाँ पे हम समझेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, सॉरी I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, I3 इधर से आ रहा है, तीनों आके यहाँ जुड़ेंगे तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। भाई कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। I1 आया, I2 आया, I3 आया, तीनों मिले, तीनों में से कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। इधर चला, मैं उधर चला, पता नहीं किधर चला। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों तारों में जो करंट आ रहा है कुछ इधर आ जाएगा, बचा हुआ इधर आ जाएगा, या तीनों तारों में से करंट कुछ इधर जाएगा, बचा हुआ इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के बात हुई कि आने वाला प्लस का होगा। तो प्लस का होगा तो इसका मतलब ये है कि I1 को हम प्लस लिखेंगे क्योंकि आ रहा है, I2 को भी प्लस लिखते हैं, ये भी आ रहा है, I3 को भी प्लस लिखेंगे, ये भी आ रहा है। अब कौन जा रहा है भाई? I4 यानी I4 जा रहा है, I5 भी जा रहा है, अब बराबर कर दो 0 के। तो मैं इसे कह सकता हूँ I1 प्लस का है, I2 प्लस का है, I3 प्लस का है, I4 माइनस का है, I5 माइनस का है। जो माइनस के हैं इसे इधर भेजो, इसको भी इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये मिलके हो जाएंगे प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस। तो इसका मतलब समझिए I1 प्लस I2 प्लस I3, आने वाली धाराएं क्या हो गई? आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? जाने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धाराओं का योग। बात क्लियर है? क्या लिख देंगे? जाने वाली धाराओं का योग। समझ में आ गई? यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी धाराएं संधि की तरफ आती हैं उन सभी धाराओं का योग बराबर होता है जितनी धाराएं संधि से दूर जाती हैं, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो इसी को कहते हैं हम संधि या धारा का नियम। पहला नियम यहीं पे समाप्त होता है और कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके, जो अभी शुरुआत में मैंने आपको वीडियो में बताया था, यह नियम किस पर निर्भर करता है? आवेश संरक्षण पर। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। और ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आप इसे याद रखेंगे। यानी धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश जब बहता है तो धारा बनती है, याद रखना। आवेश बहेगा तो धारा बनेगी। आवेश संरक्षण के नियम से धारा का नियम बनता है, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके चिन्ह प्रपाठी की। क्या बात करते हैं? चिन्ह प्रपाठी की, यानी धारा के नियम की चिन्ह प्रपाठी। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? धारा के नियम की चिन्ह प्रपाठी। तो चिन्ह प्रपाठी ये कहती है, नंबर 1, संधि से दूर जाने वाली धाराएं। भाई ध्यान रखिएगा, संधि की ओर आने वाली धाराएं। पहले लिखेंगे संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराएं। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराएं, आने वाली सभी धाराएं। तो संधि की ओर आने वाली धारा को कैसे लेते हैं हम? धनात्मक लेते हैं। कैसा लेते हैं? धनात्मक। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं कैसे होंगी? धनात्मक। और इसका विपरीत कर देंगे, संधि से यहाँ पे क्या लिखेंगे? दूर जाने
वाली धाराएं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, माइनस लिख देंगे। बात क्लियर है? बस इतना ही समझा रहा था, जो कि मैं आपको यहाँ पर भी समझा चुका हूँ और यहाँ पर भी समझा चुका हूँ। ये दोनों आ रही हैं इसलिए प्लस की और जा रही हैं इसलिए माइनस की। तो ये होती है चिन्ह प्रॉपर्टी। कभी कभी आपको एक नंबर में पूछता है धारा के नियम की या किरचॉफ के प्रथम नियम की चिन्ह प्रॉपर्टी लिखिए, तो आप लिखेंगे संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के। बात क्लियर है? नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। इसका नियम नंबर 2 देखने से पहले बात करते हैं एक सवाल की कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे सॉल्व करें। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए बात करते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे देखिए एक तार है, इसमें आ रहा है 2 एम्पीयर का करंट और इधर से आ रहा है 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर आने वाला, 2 एम्पीयर इधर से आने वाला। टोटल पी संधि पर कितना आ रहा है, 2 एम्पीयर, इन 4 एम्पीयर आ गया। तो भाई देखिए 2 इधर से आया, 2 इधर से आया, ये आने का साइन है, ये भी आने का साइन है, तो यहाँ पे जुड़ेगा, आने वाली धाराएं जुड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 + 2। अब देखिए इसमें एक जा रहा है तो यहाँ पे एक माइनस कर देंगे और यहाँ से ये भी जा रहा है जिसका नाम दिया ये I1, तो माइनस हो जाएगा I1 बराबर कर देंगे 0। नहीं समझ में आया? तो आपको क्या करना, सीधा सीधा करना है, इसमें कोई भी नौटंकी नहीं करनी, सीधा सीधा देखिए एक ही बार में खत्म कहानी। आने वाला 2 एम्पीयर, इधर से आने वाला 2 एम्पीयर, इसमें जाने वाला 1 एम्पीयर, तो 2 और 2 4 और एक यहाँ से गया, कितना बचा 3। तो इस तार में गया 1, 2 इधर से आया, 2 इधर से आया, तो 2 और 2 4 और एक गया 3, बचा हुआ इसमें आ जाएगा, यानी I1 का मान 3 एम्पीयर हो जाएगा। क्या बात एग्री है? इस बात से एग्री हो? बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 एम्पीयर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है ये बात? देखिए 2 एम्पीयर इधर से आएगा, 2 एम्पीयर इधर से आएगा, एक चला जाएगा, बचा हुआ इधर आ जाएगा, 3 एम्पीयर आ गया। अब 3 एम्पीयर यहाँ पे पहुंचेगा Q पर, तो Q के लिए 3 एम्पीयर आ रहा होगा, तो यहाँ से 3 आएगा, एक इधर चला जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, एक इधर चला जाएगा, बचेगा 2 एम्पीयर और 2 एम्पीयर इस वाले तार में आ जाएगा, यानी I2 का मान यहाँ पे 2 एम्पीयर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए, अब R की बात करें तो R संधि में क्या होगा कि इधर से कितना आ रहा है, I2 होता है 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर यहाँ से आ रहा है और देखिए 1 एम्पीयर यहाँ से जा रहा है, तो 1 इधर से आ रहा है, 2 उधर से आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। देखिए 2 इधर से आया, 1 इधर से आया, कितना होगा 3, यहाँ पे 3 आ गया। 3 में से कुछ यहाँ गया, तो 3 में से ये जो गया इसको घटा देंगे, तो 3 - 1.2, तो मैं इसे 2.8 कर सकता हूँ। भाई कितना कर सकता हूँ, 2.8 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 1.8 कर सकता हूँ, 1.8 हो जाएगा, यानी 3 एम्पीयर हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3 में से 1.8 को 1.2 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1.8 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यानी 2 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, 3 में से इधर से 1.2 चला जाएगा, तो 1.8 बचेगा और यहाँ पर अब इस तार में ये जा रहा है, तो ये 1.8 एम्पीयर का करंट होगा और यही इसका आंसर है। पूछेगा अगर I का मान पूछा है तो 1.8 एम्पीयर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या सहमत हो इस बात से? कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको बस समझना चाहिए। देखिए फिर से 2 एम्पीयर आएगा, 2 आएगा, कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया, बचा 3, 3 इधर आएगा, अब Q पे 3 इधर से पहुंचेगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर से पहुंचा, 1 ऊपर गया, बचा 2, तो इस वाले तार में 2 एम्पीयर आएगा, तो R पे 2 एम्पीयर ऊपर से आएगा, 1 एम्पीयर इधर से आएगा, टोटल हो गया 3, और 3 में से 1.2 इधर चला गया, तो 1.2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.8, तो वो 1.8 इस वाले तार में आना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी धारा है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे अभी बताया था एग्जांपल में 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, बराबर इधर कितना जा रहा था 5, तो दोनों का जोड़ उसके बराबर था। ऐसे ही 3 में से ये जो आ रहा है 2 और 1 आ रहा है 3, 3 में से 1.8 जाएगा, सॉरी 1.2 जाएगा, तो 1.8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बातें? बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नियम की। वोल्टा अथवा लूप का नियम कहते हैं इसे, या पाश का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाश का नियम। तो ये भी होता है वोल्टा अथवा पाश का नियम होता है। अब देखिए ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा धैर्य पूर्वक समझेंगे, क्योंकि इस किरचॉफ के नियम में, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, इस पर जो सवाल कराएंगे अभी वही थोड़े खतरनाक होते हैं। आप एक सवाल तक डटे रहिए, दूसरा तीसरा आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा देखिए। सीखना है आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं पेपर में, तो मेहनत करनी होगी और सीखना होगा। तो यहाँ पर ये जो कहता है, ये क्या कहता है भाई, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई एक परिपथ है। अब परिपथ कुछ ऐसा है, इसमें ये प्रतिरोध लगा है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में कुछ देखते रहना। ये मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, ये मैंने अपने आप से ये बना दिया भाई, आजा
ये मैंने एक सर्किट बना दिया है, एक परपथ बना दिया है। इसका E1 है वैद्युत वाहक बल और इसका वैद्युत वाहक बल, अभी मान लीजिए मैं तुम्हें सीधा ही बना रहा हूँ, यहाँ पर भी प्लस ले रहा हूँ, यहाँ माइनस ले रहा हूँ, और इसका E2 है, ये इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सही है। तो यहाँ पे हमने एक प्रपथ ले दिया। तो ये जो नियम है ये कहता है कि किसी भी प्रपथ के किसी भी बंद पास में, बंद पास का मतलब हो गया, इसका नामकरण कर दूंगा मैं A B C D E F, इसका मैंने कुछ नाम रख दिया। अब कुछ नाम रख दिया तो नियम ये कहता है कि इसमें पहले धारा दिखाइए। क्या दिखाइए? धारा। और धारा जो होती है हमेशा बैटरी या सेल के धन सिरे से निकलती है। तो मैं इसमें से किसी एक सेल को चालू करूंगा या दोनों सेल को चालू करूंगा, दोनों से करंट निकालिए या एक से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से एक से करंट निकाल के दिखाता हूँ। ये करंट आ गया I1, कितना आ गया? I1। E1 से निकला I1 करंट और यहाँ से यहाँ पर पहुंचा A तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसे I1 मिलेगा। अब यहाँ से ये तार में इधर करंट मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो इस वाले तार में I1 आएगा। इतनी बात ठीक है। अब D पॉइंट पर आ गया I1। अब जैसे ही I1 D पॉइंट पे आएगा तो I1 को दो रास्ते मिलेंगे, एक तो ये इधर जाना चाहेगा C की तरफ और एक जाना चाहेगा E की तरफ। तो अब मान लीजिए I1 का मान मैंने मान लिया है एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर में से इसमें से 2 एम्पियर चला गया इधर, बताइएगा ये 10 एम्पियर करंट है तो 2 एम्पियर चला गया C की तरफ, तो E की तरफ कितना आएगा? बिल्कुल सही, 8 एम्पियर आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि I1 जो था वो 10 एम्पियर माना है, तो इसमें से 2 एम्पियर इधर गया तो बचा हुआ 8 इधर आएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि I1 जो करंट है इसमें से कुछ भाग इसका इधर जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा? तो ये मान लिया मैंने I2 चला गया, भाई इसमें से कुछ चला गया इधर, उसका नाम दे दिया I2। अब बचा हुआ करंट इधर जाएगा तो ये I3 हो जाएगा। अरे ठीक है ना, इसमें से 2 एम्पियर इधर कर दिया, बचा हुआ इधर आ गया, तो I1 में से कुछ गया इधर और जो बचा हुआ इधर आ गया, इसका नाम दे दिया हमने I3। और I3 का मतलब यही तो हो गया भाई। देखिए I3 क्या हुआ यहाँ पे, I3 हुआ कि I3 का मतलब हुआ कि I1 में से ये घटा दो तो ये आ जाएगा I1 माइनस I2। कैसे आया कि इसमें जितना भी करंट आ रहा था, जितना भी करंट आया उसमें से कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, तो इस पूरे में से इसको घटा दो, इस पूरे करंट में से इसको घटा दो, तो बचा हुआ करंट इस वाले में आ जाएगा। तो I3 का मान हो जाएगा I1 माइनस I2। और I2 को मैं इधर बुला लूँ यहाँ से, तो आप समझ सकते हैं कि I1 का जो मान है वो बराबर हो जाएगा I2 इधर आ जाएगा प्लस का और I3 की। समझ में आ गया? यानी अगर I1 10 एम्पियर था तो इसमें से कितना चला गया? 2 एम्पियर। I1 10 एम्पियर था तो इधर कितना गया? 2 एम्पियर, बचा हुआ 8 एम्पियर इधर आया। यानी आपने 10 में से 2 को घटाया, यानी आपने 10 में से 2 को घटाया और 8 इधर बुलाया। ठीक है, ये 10 एम्पियर आ रहा है तो 2 इधर चला गया, बचा हुआ इधर आ गया। क्लियर है ये बातें? क्लियर है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट का मान है I3 और I3 जब निकालेंगे तो ये पूरे में से इसको घटा देंगे, बचा हुआ ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि करंट तो इससे निकला था, अब इस सेल से करंट निकला था, यहाँ तक आया था, अब यहाँ से इधर भी गया और इधर भी गया, तो ये जो करंट है और ये जो करंट है ये है तो इसी का पार्ट, यानी I1 से बटे हुए हैं। I1 में से कुछ इधर गया कुछ इधर गया, तो इसका मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे, I1 बन जाएगा। इसके वापस देखिए, इधर से I1 आया, इधर गया 2, इधर गया 3। अब 2 को पीछे करूँ, 3 को पीछे करूँ, तो ये दोनों ऐसे करके पीछे आएंगे वापस आएंगे तो I1 बन जाएंगे, यानी ये और ये I1 का भाग है। तो I1 बराबर हो गया I2 प्लस I3। तो बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ यहाँ से हटा के, कि I1 का मान कैसा आ जाएगा भाई? I1 का मान आ गया यहाँ पे, I1 आ गया I2 प्लस I3, क्योंकि ये I2 और I3 I1 का भाग है। जब तक यहाँ से करंट निकला नहीं था तब तक यहाँ पे कोई करंट नहीं आया था। इतनी बात क्लियर है। अब आगे समझते हैं, आपको समझाना क्या चाहते हो इसको समझ लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व, और ये परिभाषा जो लिखी हुई है आपके सामने इतने मोटे मोटे अक्षरों में, बड़ी सी, ये भी आसानी से याद हो जाएगी। तो देखिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। हमने इसे सेल से कोई करंट नहीं निकाला, हमने एक ही सेल प्रयोग किया है पूरे परपथ में धारा को निकालने के लिए, और इस वाले से कोई करंट नहीं निकाला। अभी ऐसा भी कराऊंगा कि दोनों सेलों से करंट निकलेगा। भाई किसी भी परपथ में 4 भी दिए होंगे सेल, किसी में 3 भी दिए होंगे, किसी में 2 भी दिए होंगे, तो हमारी मर्जी है, चाहे हम एक सेल से करंट निकालें, चाहे दोनों से निकालें, चाहे तीनों से निकालें, तो बेहतर है 2 से निकालें, इससे ज्यादा ना करें। 1 से निकालें या 2 से, 3 या 4 करोगे तो ज्यादा इक्वेशन बनेगी, दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये करंट निकाल ली, इस तरह की कहानी आ गई। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें करना क्या है, ये देखना है कि ये जो भुजाएं, जैसे ए बी एक भुजा है, एक DC भुजा है और एक EF भुजा है, एक फिर ये वाली भुजा है, एक ये वाली भुजा, और इस तरीके से परपथ बना हुआ है।
अब इस परिपथ में क्या करना है, हमें एक पाश बनाना है, बंद पाश। क्या बनाना है, बंद पाश बनाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बंद पाश। अब बंद पाश क्या है, बंद पाश होता है यानी आप कहाँ से शुरू करते हो वहीं पे आ जाइए। तो मान लीजिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ ए से, तो ए से पहले गए बी पर, या मैं शुरुआत कर रहा हूँ बी से, तो बंद पास में बी से गए ए पर, और ए से आए डी पर, और डी से आई सी पर, और फिर आ गए बी पर। तो बंद पास हो गया। देखिए बी ए डी सी, बी ए डी सी, यहीं पे आ गए। तो ये हो गया बंद पास। अब बंद पास में क्या समझाना चाह रहा हूँ, बंद पास में ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि बंद पास में धारा बह रही है, बिल्कुल बह रही है। तो बुझाएं देखिए, पहले हम बी से कहाँ पे आ रहे हैं, ए पर, तो बी से ए पर आ रहे हैं, तो इसमें धारा है, ये देखिए इसमें धारा है, बिल्कुल है। क्या इसमें प्रतिरोध है, बिल्कुल है। तो प्रतिरोध और धारा का गुणा कर दीजिए, I1 और R1 कर दिया गुणा, बिल्कुल कर दिया। अब बी से ए तक आए और हमें धारा भी मिली, प्रतिरोध मिला, गुणा कर दिया। अब फिर क्या करना है, बी से ए और ए से जाना है डी पर, तो ए से जाना है डी पर। अब ए से डी पर जाएंगे तो इसमें धारा है, आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो I1 धारा है, क्या इसमें प्रतिरोध है, नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए। हमें वो वाली भुजा देखनी है जिसमें धारा प्रतिरोध दोनों हैं, और दोनों का गुणा करते चलिए। फिर क्या करना है, फिर आगे बताएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखा धारा I1 है, तो R1 है, तो I1 R1 हो गया। अब इस वाले में आएंगे तो आपको दिखेगा ये I1 है, पर इसमें प्रतिरोध नहीं है, छोड़ दो इसको। क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ो। अब यहाँ से D से C पर जाएंगे, और कहाँ तक चलना है, हमें इसी में चलना है, B A D C B। तो B A D C पे जाएंगे। अब तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, तो इसमें धारा है, बताइए, इसमें धारा है 2, I2 है। क्या इसमें प्रतिरोध है, तो इसमें क्या है, इसे भी लिखिए I2 और R2 लिखिए साथ में। धाराएं और प्रतिरोधों का गुणा करते चलिए, धाराओं और प्रतिरोधों का गुणा करते चलिए। तो हमने गुणा कर दिया। अब C से B में जाएंगे, तो देखिए यहाँ से धारा कौन सी है, I2, तो ये पूरे तार में यहाँ पे I2 होगी, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर फिर कौन सी होगी, I2, और वापस कितनी आएगी, यहाँ पे ये I2 आएगी, इसके हिसाब से आएगी। लेकिन नहीं, अभी इसे और आगे बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि इस तार में D से C की तरफ I2 जाएगी, यहाँ पे I2 अभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये धारा तीसरी भी निकल के आएगी, जब जुड़ेंगे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, D से C पे कितना गया, I2 गया। D से C पर I2 गया, तो इसमें I2 था R2 था, दोनों गुणा कर दिया। अब पहुंचे C पर। अब C पे पहुंचने के बाद हमें कहाँ मुड़ना है, देखिए C से फिर B पे जाना है, तो B पे पहुंचेंगे। तो इस वाली भुजा में भी धारा है, अभी फिलहाल धारा नहीं है, अभी फिलहाल धारा नहीं है। क्यों नहीं दिखाई है धारा, तो देखिए यहाँ पे I1 आया, इधर I2 गया, इधर 3 आया, तो इधर से देखो 3 चल के आएगा यहाँ तक, और इधर से 2 चल के आएगा, तो 2 इधर से आएगा, 3 इधर से घूम के आएगा, तो इस वाली में I बन जाएगा, यानी 1। यानी I1 से 2 पार्ट होने थे, I2 और I3, तो I2 इधर से आया, I3 इधर से घूम के आया, दोनों मिल जाएंगे, फिर से I1 बन जाएगा, और जितना सेल से धारा निकला है उतना धारा वापस आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो हमने I1 और R1 का गुणा कर लिया, I2 R2 का गुणा कर दिया। अब करें क्या, अब क्या करना है, आपको बराबर लगाना है, और इसमें देखना है जिसमें हम चले थे BADCB में, तो BADCB में जो चले थे, इसमें देखिए सेल है, तो बिल्कुल है, तो सेल है तो उसका वैद्युत वाहक बल कितना है, E है, तो बराबर करके लिख दीजिए यहाँ पर E, और 1 है तो 1 लिख दीजिए। यानी हमें क्या करना है, इसमें जितना भी हमको परपथ दिया होता है, उस परपथ की प्रत्येक भुजा में हमें देखनी होती है कितनी धारा है और कितना प्रतिरोध है, दोनों का गुणा करते चलिए। और फिर ये देखना कितने सेल लगे हैं, कितना विद्युत वाहक बल दिया है, बराबर उसे लिख दीजिए। तो I1 R1 का गुणा किया, I2 R2 का गुणा किया। अब इस वाले में कोई प्रतिरोध नहीं है, छोड़ दो ऐसे ही, और छोड़ने के बाद बराबर लाइए, और देखिए सेल है तो यहाँ पे E1 लिख दीजिए। क्लियर है ये बात। अब जैसे ही हमने यहाँ पे E1 लिख दिया, तो अब क्या करना है, अब लगाना है हमें, इन्हें जोड़ें या घटाएं, इन्हें जोड़ें या घटाएं। तो इन्हें जोड़ें या घटाएं, इसके लिए होती है चिन्ह प्रपाठी, जैसा कि अभी इस वाले में बताई थी कि आने वाली धाराएं प्लस और जाने वाली धाराएं माइनस। ऐसे इस वाले नियम में भी आपको चिन्ह प्रपाठी याद रखनी है। अब क्या याद रखनी है, चिन्ह प्रपाठी में आपको याद ये रखना है कि हम एक दिशा मानेंगे घूमने की, चाहे तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में हमें घूमना है। तो हम घूमेंगे कहाँ पर, जो हमने बंद पास माना है उसमें। तो B से A आए, A से D गए, D से C गए और फिर B पे आए, तो हमें ऐसे ही घूमना है जैसे हम यहाँ पे धारा के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमें हमारे घूमने की दिशा में अगर I1 और R1, I2 और R2 का गुणा मिलता है तो प्लस लिखेंगे। हम जिस दिशा में घूम रहे हैं उस दिशा में धारा और प्रतिरोध का गुणा अगर मिलता है तो धनात्मक लिखेंगे, और हम जिस दिशा में घूम रहे हैं उसके विपरीत अगर हमें ऐसा मिलता है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो धारा को देखेंगे, अगर हमारे घूमने की दिशा में ही धारा जा रही है, मान लीजिए मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इधर
ठीक है, और इधर ही धारा जा रही है, तो मेरे जाने की दिशा और धारा के जाने की दिशा दोनों एक ही हैं, तो एक ही हैं, तो हम उसे जो धारा इधर जा रही है उसे प्लस लिखेंगे। अब मान लीजिए मैं जा रहा हूं इधर और धारा जा रही है इधर, मैं जा रहा हूं इधर और धारा जा रही है इधर, यानी उल्टे हो गए, इधर धारा की दिशा, इधर हमारे जाने की दिशा, तो ये उल्टी हो गई, तो इसका मतलब धारा और उसके साथ जो प्रतिरोध का गुणा करेंगे वो माइनस हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो हमारे चलने की दिशा होनी चाहिए। अब तुम कहो कहाँ से माने, तो हमें एक दिशा मान ली प्लस या माइनस कोई सी एक, तो हम दिशा मानेंगे। हमने ये दिशा मान ली, हम बी से ए जाएंगे, पहले ए से डी जाएंगे, डी से सी जाएंगे और फिर बी पे वापस आएंगे। हम भी ऐसे ही घूमेंगे बंद पास की तरह जो हमने माना है। तो चलो घूमते हैं। तो हम बी से गए ए पर, तो बी से गए फिर हम ऐसे जा रहे हैं। अब देखिए इसमें धारा I1 ऐसे ही जा रही है, बिल्कुल जा रही है। I1 R1 का गुणा कीजिए, कर दिया हमने, तो हम भी इधर और धारा भी इधर, तो क्या ये प्लस लिख दो? बिल्कुल लिख दीजिए। अब मैं ए से डी पर जाऊंगा, तो ए से डी पर गए, I1 है या प्रतिरोध है, नहीं है छोड़ दो। फिर मैं डी से सी पे जाऊंगा, डी से सी पर जाऊंगा तो इसमें धारा है I2 और प्रतिरोध है R2, तो I2 और R2 को गुणा कीजिए, कर लिया। अब मैं ऐसे करके देखिए, ऐसे घुमा, मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, मेरी दिशा है, फिर नीचे आऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। तो जैसे ही मैं डी से सी की तरफ जा रहा हूँ तो धारा देखिए इधर ही धारा जा रही है और इधर ही हम आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो गया प्लस। क्लियर है ये बात है? अब मैं सी से बी पर जाऊंगा, तो सी से बी पे गया, यहाँ धारा तो है पर प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पे आया और इसमें ना धारा है, वो सॉरी इसमें ना प्रतिरोध है और सिर्फ धारा है, तो इसलिए इनका गुणा नहीं लिखेंगे। जिसमें आर आएगा और धारा आएगी, दोनों को गुणा करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अब आगे क्या करेंगे? यहाँ तक आगे अब क्या करें? अब भाई अब इसका काम खत्म। अब बराबर लगा लीजिए, यहाँ पे वैध भाग बल लिखिए। तो बराबर के बाद हमें वैध भाग बल लिखना है और वैध भाग बल लिखना है, तो इसमें देखिए कितना है, E1 है। तो फिर से हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बी से ए, तो बी से हम इधर जा रहे हैं। अब वैध भाग बल में होगा क्या? अगर हम ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं, ध्यान सुने, हम माइनस से अगर प्लस की ओर जा रहे हैं, छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जा रहे हैं, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं, सेल के छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे की ओर जा रहे हैं, ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, तो कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं। भाई ऋण का मतलब कम, धन का मतलब ज्यादा, तो कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब E1 का मान आपको ज्यादा करना है, ज्यादा के लिए प्लस लिखना है। अगर माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस, अगर हम ऐसे जा रहे होते और ये ऐसे होता तो क्या हो जाता? माइनस। जैसे ये लिखा है, ये वाला लिखा है E2 लिखा है ऐसा, भाई ऐसा लिखा है, बिल्कुल ऐसा। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका जो E2 होगा, तो E2 को हम क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे। क्या करेंगे? प्लस। और मान लीजिए अगर मेरे जाने की धारा, मान लीजिए मेरे जाने की जो धारा है वो इसका उल्टा हो जाए। कैसा हो जाए? उल्टा हो जाए भाई, तो ये ऐसा हो जाए, ये प्लस और ये माइनस, तो ऐसा हो जाए, मैं जा रहा हूँ इधर और यहाँ मिलेगा प्लस, यहाँ मिलेगा माइनस, तो इस हिसाब से अगर ये E2 है तो ये माइनस का हो जाएगा। E1 है तो भी माइनस का। अगर हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो भाई प्लस से माइनस में, ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं यानी माइनस, और माइनस से प्लस जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस। फिर से सुनिए, अगर हम यहाँ से इस तरीके से चलते हैं, मैं जा रहा हूँ इधर की साइड, तो माइनस से प्लस चल रहे हैं, इसके लिए E का मान प्लस आएगा। और अगर हम ऐसे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं और ये बड़ा है और ये छोटा डंडा है, तो ये प्लस माइनस, फिर भी हम ऐसे जाएं तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसके लिए E का मान माइनस आएगा। समझ में आ गई बातें? इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने सिर्फ एक परपथ को लेके समझाया, इसका मतलब ये हुआ कि धारा और प्रतिरोध का गुणा जो होगा, इन सभी का योग कर रहे हैं, I1 R1, I2 R2, I3 R3, I4 R4, ऐसे ही लिखते सभी। तो I और R का क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, और I और R का यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका जोड़ भी कर रहे हैं, तो सिग्मा लगा देंगे, जोड़ करना है I R का और बराबर करना है वैध भाग बल के बराबर करना है, और इसी को हम कहते हैं बोल्ट का अथवा लूप का नियम अथवा पार्स का नियम। क्लियर है ये बातें? इस तरीके से हमें ये करना है। समझ में आ गई बातें? इस तरीके से करना है। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो किसी वैध परपथ में प्रत्येक बंद पास में हमने एक बंद पास माना है BADCB, एक ये भी हो सकता है CDEF, ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है ABFEA, कोई सा भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, बंद पास काफी बनेंगे। एक बंद पास से मैंने इतना समझाया है, इसी से आप परिभाषा याद कर सकते हैं कि किसी वैध परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैध भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी वैध भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी इसमें एक आया है और भी आता तो हम उनको जोड़ देते। अगर वो हमारे चलने की दिशा में आता, माइनस से प्लस में आता तो प्लस आता, और प्लस से माइनस में आता तो माइनस आता। सभी को क्या करना था? जोड़ना था। तो ये यहाँ पर ये नियम है, इसको आप याद करेंगे। अभी यहाँ से क्या है, मैं आपको
एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने कोशिश की है अभी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सीख चुके होंगे, पर अब यहाँ से जो क्वेश्चन कराऊंगा आप 100% सीख जाओगे। तो अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए एक बार द्वारा, किसी वैद्य प्रपत्र में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, भाई हमने लिख दी आई, तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल तो हमने लिख दिया आर का बीजगणितीय योग, और योग के लिए लिख दिया भाई सिग्मा में क्या लिख दिया, बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैध वाहक बलों, तो हमने मान लिया E1 E2 E3 जो भी होगा कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी बराबर होता है। ये इसकी कहानी है। परिभाषा को अर्थात करके ऐसे लिखेंगे सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। क्लियर है ये बातें? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। अब इसके चिन्ह प्रपाठी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई? चिन्ह प्रपाठी की बात कर लेते हैं। तो इसकी चिन्ह प्रपाठी क्या होगी सुनिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर चिन्ह प्रपाठी में दो बात, एक तो धारा के लिए, किसके लिए? IR के लिए, IR के लिए याद रखना है। किसके लिए याद रखना है? IR के लिए। और IR के लिए क्या लिखना है? हम जिस दिशा को मानते हैं, हम जिस दिशा को मानते हैं, तो हम जिस दिशा को मानते हैं उस दिशा में ही अगर धारा प्रवाहित हो रही है तब IR को धनात्मक लेते हैं। धनात्मक लेते हैं। इसके विपरीत ऋणात्मक लेते हैं। ऋणात्मक लेते हैं। बात समझ आ गई? यानी हम जिस दिशा को मानते हैं उस दिशा में ही अगर धारा प्रवाहित हो रही है तब IR को हम धनात्मक लेते हैं, इसके विपरीत ऋणात्मक लेते हैं। यानी हम जा रहे हैं इधर और धारा आ रही है इधर, तो माइनस कर दो। हम जा रहे हैं इधर और धारा भी जा रही है इधर, तो दोनों इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस कर दो। ठीक है। दूसरा नियम आपको याद रखना है E के लिए। E के लिए ये वैद्युत बल के लिए है। अब वैद्युत बल में क्या करना है आपको? डिजाइन याद रख लो। चलो क्या रखेंगे? डिजाइन याद। अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर ऐसे जा रहे हैं, ये हमारे चलने की दिशा। ये क्या है? हमारे चलने की दिशा। तो हमारे चलने की दिशा ये क्या है? हमने मानी। ये क्या करते हैं? हम मानते हैं। ये क्या करते हैं? हम पहले से ही मान लेते हैं किधर जाना है। तो हम जा रहे हैं भाई इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसका वैद्युत बल है E1। तो E1 जो है आप प्लस लेंगे। कैसा लेंगे? प्लस लेंगे। ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे बना दूं, ये भाई थोड़ा सा चेंज हो जा, इसको मैं ऐसे बना दूं, ऐसे इधर माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, और हम फिर से इधर जा रहे हैं, तो ये हमारे चलने की दिशा फिर है, हमारे चलने की दिशा। तो हमारे चलने की दिशा ये है, फिर से हमने मान लिया। तो अब क्या? प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। देखो यहाँ पे माइनस से प्लस की ओर गए, माइनस से प्लस की ओर, यानी कम से ज्यादा की ओर गए, इसलिए प्लस आया। अब यहाँ ज्यादा से हम कहाँ जा रहे हैं? कम की ओर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मान भी अगर मैं कहूँ इसका मान E1 ही है, तो अब यहाँ पे E1 को हम ऋणात्मक लेंगे, तो यहाँ रख दें नेगेटिव लेंगे। बात क्लियर है? तो इसका मतलब जब भी हम ऋण से धन की ओर जाएंगे तो E जो होगा यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी प्लस की आएगी, और अगर हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो कैसा आएगा? ऋण का। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे दोनों तरफ, दोनों के लिए हम इधर ही जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ माइनस से प्लस की ओर मिला तो प्लस कर दिया, प्लस से माइनस मिला तो हमने माइनस कर दिया। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है और यहाँ से आपको सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो उदाहरण के लिए देखिए, इसे पहले हमने संख्या नहीं ली है, अभी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं पहले को। तो पहले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है ABCD और भाई E और F, ये दिया है एक। अब इसमें खुद से आपको बंद पास बनाने हैं, खुद से दिशा माननी है। तो बंद पास बनाते हैं हम, तो
तो कोई सा भी बंद पास लीजिए, हम सबसे पहले लिखते हैं बंद पास। क्या लिखेंगे? बंद पास। अब बंद पास लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा लेंगे, तो मैं आपको बताऊं, जब भी आपको ऐसे फिगर में दो सेल दिए हों, कितने सेल दिए हों? दो, एक यहाँ दिया एक यहाँ दिया है, तो पहले आप ऐसा बंद पास लीजिए जिसमें दोनों सेल आ जाएं। क्या आ जाए? दोनों सेल आ जाएं। तो मैं यहाँ पे ऐसे देता हूँ ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। तो मैं बंद पास लिखता हूँ ए बी सी डी ए के लिए ये करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से वो लगाएंगे सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, इसको याद रखें, यही नियम निकल के आया। इसके हिसाब से चलते हैं। चलने से पहले अपनी एक खुद की दिशा मान लो चलने की। तो चलने की दिशा मानने के लिए यहाँ से धारा निकालिए भाई, इसकी धारा मान लो I1, इससे मान लो ये भी हमने धारा निकाली। अभी मैंने एक सेल से बताया था, हम दोनों से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों से समझते हैं। ये I1 यहाँ से आएगा, फिर यहाँ आएगा ए पर I1 चल के आएगा, और इधर से I2 आएगा, दोनों मिलेंगे और इधर आ जाएंगे, दोनों मिलेंगे और इधर आ जाएंगे, तो ये I2 हो गया। इस वाले में जाएगा I1 प्लस I2, यानी इससे भी करंट आएगा, इससे भी करंट आएगा, दोनों इधर जाएगा। फिर यहाँ पर भी कौन सा आएगा? ये भी I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब ये B पे पहुंचा, अब B पे पहुंचा तो 2 वाले को 2 वाला करंट वापस कर दो, और यहाँ से बचा हुआ I1 वाले को वापस कर दो। याद रखना है कि जिस सेल से जितनी धारा निकालो उस सेल को उतनी वापस कर दो, जिस सेल या बैटरी से जितनी धारा निकालो उसको उतनी ही वापस कर दो जितनी वहां से निकाली है। तो यहाँ से I1 निकाली थी, I1 वापस आ गया, I2 निकाली थी, I2 वापस आ गया, I2 वापस आ गया, नहीं आया तो I2 वापस कर दो। ठीक है, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से ये I1 आया, यहाँ से I2 आया, दोनों मिले, दोनों मिलके इधर गई, इधर गई, इधर गई। जितना इसका था उतना इसका आया, इसका जितना हिस्सा था उसका इतना आया। अब हमने क्या किया? बंद पास लिया ए बी सी डी ए। तो ए बी सी डी ए लिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हमें जितने भी इसमें आई हैं, जितने भी आ रहे हैं उसे देखना है। उसे देखने के लिए हम दिशा मानते यही ले लेंगे, धारा इधर जा रही है तो हम भी भाई ऐसे ही घूमेंगे, हम भी क्या करेंगे? ऐसे ही घूमेंगे, ऐसे ही घूमेंगे। हम नहीं मानेंगे भाई, हम भी ऐसे ही घूमेंगे, धारा भी ऐसे ही घूम रही है तो हम भी ऐसे ही घूमेंगे। अगर धारा ऐसे घूमती तो हम ऐसे घूमते, ये आसान हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। बाकी आप उल्टा भी घूमिए, धारा ऐसे घूम रही है, आपको धारा घूम रही है ऐसे, तो क्या हम ऐसे नहीं घूम सकते? बिल्कुल घूम सकते हैं। तो चिन्ह बदल जाएंगे, जहाँ प्लस आना है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस आना है वहाँ प्लस। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? चलिए करते हैं आई और आर। देखिए पहले हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जा रहे हैं भाई, ए से बी जा रहे हैं। चलिए ए से बी चल दिए, तो ए से बी चले, हम कहाँ चले? ए से बी। तो ए से बी जाना है मुझे, मैंने ए से बी लिखा है पहले, तो ए से बी लिखिए। या सी से डी पे आइए, डी से ए पे आइए, कहीं पर भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस यहाँ रखिए। तो हम कहेंगे ए से बी। चलिए ए से बी पे गए हम, तो ए से बी में देखिए प्रतिरोध है, बिल्कुल है। क्या धारा है? बिल्कुल है। तो प्रतिरोध भी है और धारा भी है, दोनों को गुणा कर दो, तो यहाँ पे आ गया ये I2 R2। ठीक है ना? तो हमारे जाने की दिशा ऐसे भाई, ऐसे 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 घूम के आएंगे और यहाँ से ऐसे जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे जाएंगे। तो हमारे जाने की दिशा ये, और इसमें आप देख रहे हैं धारा के आने की दिशा ये। तो जाने की दिशा ये और आने की दिशा ये, तो उल्टा हो गया मामला, तो यानी माइनस लिख दो। यानी I2 आ रहा है इधर और हम जा रहे हैं ए से बी पर, तो हम जा रहे हैं ए से बी पर और धारा आ रही है इधर, तो माइनस लिख दो। अब देखिए ए से बी पर पहुंचे, हम जाएंगे बी से सी पर, तो बी से सी पर जाएंगे, धारा तो मिलेगी पर प्रतिरोध नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। अब सी से कहाँ आएंगे? डी पर आएंगे, तो सी से डी पर आएंगे, धारा है इसमें बिल्कुल है, I1 है, प्रतिरोध है बिल्कुल है, तो लिख दीजिए I1 और R1। तो यहाँ लिख दिए I1 और R1। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं? ए से बी पर गए, बी से सी पर, अब सी से कहाँ है? डी पर, तो डी पे इधर आ रहे हैं, उधर ही धारा आ रही है, तो ये वाला मामला प्लस हो गया। अब देखिए ए बी सी डी ए, तो ए बी सी डी ए में कोई और धारा बची? बिल्कुल नहीं। I1 था, I2 था, दोनों को आ गया, काम खत्म हुआ। क्या और प्रतिरोध बचा? नहीं बचा। I और R1 और R2 था, ये भी काम खत्म हो गया। तो इसको अब क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अब कुछ और नहीं बचा इनके लिए, और अब कुछ जोड़ना नहीं है, दो ही थे, दोनों को जोड़ दिया। अब बात करते हैं ई की। तो हम देखिए यहाँ से गए, ए से बी पर जा रहे हैं, तो ये प्लस और ये माइनस है, तो हम इधर जा रहे हैं। और जब प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, अभी बताया था कि प्लस से अगर माइनस की ओर जाते हैं तो माइनस आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से जब हम बी पे जा रहे होंगे तब हमें E2 तो मिलेगा, लेकिन माइनस का मिलेगा, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर है। तो ए से बी गए, बी से सी में कोई सेल नहीं है, सी से डी में सेल है, तो हम इधर आ रहे हैं और ये माइनस से प्लस की ओर आएंगे, तो ये माइनस है और ये प्लस है। तो इसमें क्या है, जैसे ही हम ऐसे मुड़ेंगे तो हमें पहले माइनस मिलेगा फिर प्लस, तो माइनस से किधर बढ़ रहे हैं? प्लस की ओर, तो कम से ज्यादा की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो आएगा ये प्लस आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ या करके कि I1 R1 प्लस का पहले, I2 R2 बाद में,
और यहाँ पे E1 पहले और E2 जो है कैसा है भाई, माइनस का है, तो E2 यहाँ पे, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 पहला बंद पास सॉल्व हुआ। क्या करना है, जब आपको दो सेल दिया हो तो पहला बंद पास वो मानिए जिसमें दोनों सेल आ जाएं, तो दोनों सेल आगे कवर हो गए। अब दूसरा बंद पास ऐसा मानिए जो भुजा रह गई है, तो भाई एक भुजा ये वाली रह गई है। अब इसके साथ आप ये भी मान सकते हैं ए बी ई एफ, ए मान सकते हैं, या डी सी ई एफ डी, दोनों में कॉमन था एफ ई। एफ ई को या तो इसके साथ लीजिए या ऊपर वाले के साथ लीजिए, किसी के भी साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सॉल्व करना लगा दीजिए, काम चालू कर दीजिए सॉल्व करने का। चलो करते हैं, दूसरा बंद पास लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बंद पास। अब कौन सा लूं, चलो मैं यही लेता हूं ए बी। कौन सा लेता हूं भाई मैं, ए बी, यानी ये वाला कॉमन है, ये तो लेना ही लेना है, तो हम लिख देते हैं चलो एफ ई हमें लेना है, किसके साथ लेना है, हम बी ए के साथ लेते हैं, बी ए एफ। ठीक है, तो एफ ई बी ए एफ बंद पास हो गया। तो इसके लिए बंद पास के लिए लिखेंगे, और ये लिखने के बाद लिखेंगे आप सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यानी इसको आपको याद रखना है, ये लगाना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें भी धारा मान लें कि हम भी ऐसे ही घूमेंगे, हम नहीं मानेंगे भाई, दोनों में हम एक ही तरह घूमना चाहते हैं। और जरूरी नहीं है ये सब कि आप एक बंद पास में ऐसे घूम रहे हैं, दूसरे में भी ऐसे ही घूमें, आप बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। किसी में आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमिए, किसी में घड़ी की दिशा में घूमिए, कोई मतलब नहीं है, आप जैसे करना चाहे वैसे करिए, आंसर एक टू रेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन याद रखें, इस तरीके के प्रश्न को जब आप करते हैं और आपका कोई साथी करता है या कोई टीचर कराता है, तो उसमें I1 I2 और I3 का जब भी मान निकालेंगे तो वो सब अलग अलग आएगा, आपका कुछ आएगा, मेरा कुछ आएगा, उनका कुछ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम क्या है, मैंने इस वाली भुजा में I1 माना है, हो सकता है कोई टीचर या आपका कोई मित्र या आप में से कोई और आपको क्वेश्चन को समझाने वाला कहे कि I1 तो मैं इस वाली भुजा में मानूंगा, तो भाई देखिए ए बी भुजा में हमने I2 माना है और किसी ने डी सी भुजा में I1 माना है, तो यहाँ पे हमारे लिए इसमें जो मान आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पीयर आया और यहाँ पे 2 एम्पीयर आया, तो उल्टा हो जाएगा ना मामला। हमारे लिए I1 कितना है, 5, और उसने I1 यहाँ माना है, तो उसके लिए 2 हो जाएगा, उसके लिए 5 हो जाएगा। तो इस बात पर भी आप बहस ना करें, इसमें जो है करंट की वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट आ सकती है, बस कंसेप्ट को सीख लें। तो कंसेप्ट को सीखेंगे तो यहाँ पे सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई करेंगे। तो अब देखिए एफ ई बी ए की बात करते हैं, तो हम घूमेंगे एफ ई बी ए वाली दिशा में, इधर से इधर घूमेंगे, तो बिल्कुल आगे करते हैं इसे सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करें, तो यहाँ से देखिए एफ से ई की तरफ जा रहे हैं, एफ से ई की तरफ जा रहे हैं, इसमें धारा है, बिल्कुल है, प्रतिरोध है, तो यहाँ पे कर देंगे I1 प्लस I2 और प्रतिरोध का गुणा, और इधर ही हम जा रहे हैं, इधर ही ये जा रहा है, तो इसे प्लस कर दो। फिर यहाँ से घूम के हम इधर जाएंगे, इसमें धारा है, प्रतिरोध ये छोड़ दो, बी से ए पर आएंगे, तो बी से ए पर आएंगे, तो बी से ए पर आने में प्रतिरोध मिलेगा हमें R2 और धारा मिलेगी I2। तो प्रतिरोध मिलेगा R2 और धारा मिलेगी I2। तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा करना होगा, हमें कर दीजिए I2 और R2 को गुणा कीजिए, और हम B से A पर आ रहे हैं, धारा भी इधर आ रही है, प्लस कर दो, तो IR की कहानी खत्म होगी। इतने वाले में, इतने वाले बंद पास में IR की कहानी खत्म हुई, बराबर कर दीजिए। तो फिर जैसे ही IR की कहानी खत्म हो जाए तो E को पकड़ लो। अब E को पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक E नहीं है, यहाँ से यहाँ तक E नहीं है, यहाँ से यहाँ तक E है, तो हम B से A की तरफ आ रहे हैं, ऐसे ही तो गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो B से A की तरफ आ रहे हैं, पहले हमें मिला माइनस, फिर मिला हमें प्लस, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे E2 कैसा आएगा, प्लस का। अब हम A से आएंगे F में, तो यहाँ पर देखिए धारा है, प्रतिरोध नहीं है, छोड़ दो, E भी नहीं है, वो भी छोड़ दो, तो इतना ही यहाँ पे आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर I2 R2, ठीक है, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1 R3, भाई 3 है ना, हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I1 प्लस I2, और यहाँ पर ये जो दिया है 3 बराबर आ जाएगा E2, और ये जो समीकरण है, ये समीकरण हो जाएगा भाई नेक्स्ट कौन सा है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बनाई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिया, तो इसी में आपको प्रश्न दिए जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे। जैसे R1 का मान आपको कुछ दिया जाएगा, यहाँ चिपका देंगे, R2 का मान कुछ दिया जाएगा, यहाँ लिख देंगे, E1 का मान दिया जाएगा, यहाँ लिख देंगे, E2 का मान दिया जाएगा, यहाँ लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, समीकरण बनेगा। फिर यहाँ पर भी देखिए R2 का मान रखेंगे, R3 का मान देखिए दिया जाएगा, E2 का मान दिया जाएगा, I1 I2 का मान नहीं दिया जाएगा, I1 I2 पूछेगा, तो हम एक समीकरण 2 समीकरण बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसा करना है, जैसे आपने 10th में किया था, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x प्लस 2y बराबर 3 लिखा है, और यहाँ पे लिख दें 2x प्लस
5y बराबर 8 और कहा जाए कि क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए कि भाई निकालिए यहाँ पर क्या सवाल निकालिए भाई कि x और y का मान क्या आएगा। तो x प्लस 2y बराबर 3, 2x प्लस 5y बराबर 8 है, तो x और y का मान निकालिए। तो आप क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे 2 नहीं है तो इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे, 2x हो जाएगा, फिर इन्हें घटाने पर y का मान निकालेंगे और फिर वो जो मान आएगा यहाँ पे लिख देंगे, मान आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व करते हैं इनको, ऐसे ही इनको सॉल्व करना है, ये समीकरण ऐसे ही बनेगा, सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, वीडियो लंबा हो गया है समझता हूं मैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में भी थोड़ा टाइम लगेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मानों की गणना कीजिए। चित्र दिया है, धाराएं भी दी हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन करना है, सीधा सीधा करते हैं। तो इसमें क्या है, आप बंद पास लेंगे, क्या लेंगे, बंद पास। मैंने आपको बताया कितने सेल हैं, गिनिए, 1 और 2 सेल हैं, तो एक ऐसा बंद पास बनाइए जिसमें दोनों सेल आ जाए। पहला समझने का तरीका है, बाकी अपनी अपनी मर्जी है, जरूरी नहीं है जो मैं बताऊं वही करो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लेंगे, देखिए B A E D B, तो मैं B से स्टार्ट करता हूं, तो यहाँ लिखूंगा बंद पास B A E D B के लिए, सही है ना। तो B A E D B के लिए क्या लगाना है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E लगाना है। लिख दीजिए, इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट करने से पहले दिशा मान लीजिए, भाई हमें किधर जाना है, जिधर धारा घूम रही है हम तो इधर घूमेंगे। हमारे घूमने का मन है, क्योंकि हम बाहर घूमने नहीं जा पाते हैं तो हम तो इस परपथ में ही घूम लेते हैं भाई। ठीक है ना, कहीं छुट्टियां बताने के लिए बाहर नहीं जा पाते तो आप इस परपथ में घूमते रहिए, आराम से आपका टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे ही चलेंगे जैसे हमने अभी माना है। तो हमें क्या करना है, पहले ये देखना है सिग्मा IR देखना, मतलब I और R की कहानी खत्म करते हैं। हमें पहले B से कहाँ पर जाना है, A पर। तो B से A पर जाएंगे भाई, B से A पर जाएंगे, धारा है भाई, कितनी है, I3 है, और I3 है तो प्रतिरोध भी है, इसमें कितना है, 3 है। देखिए अब इन पे वैल्यू दी गई है, पहले मैंने जो बताया उसमें वैल्यू नहीं थी, तो I3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा आएगा 3I3। क्लियर है ये बात है। और हम B से A की तरफ आ रहे हैं और धारा भी इधर आ रही है, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सही है। अब देखिए, अब हम A से F पर आएंगे, तो A से F पर आएंगे तो ध्यान से देखिए, A से F पर आएंगे तो ये वाली धारा घूम के यहाँ पे I3 आएगी। क्या ये I3, तो इसमें धारा है पर प्रतिरोध नहीं है, छोड़ दो, कोई काम का नहीं है AF। ठीक है, AF कोई काम का नहीं है। सही है। अब मैंने आपको बताया जिससे इतनी धारा निकली उतनी वापस कर दो। अब इससे धारा निकल रही I1, तो वापस भी कितनी आएगी, इस पे I1 आएगी। तो ये देखिए, यहाँ से ये आया, इधर आया, तो इधर भी देखिए कोई प्रतिरोध नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे अगर धारा भी आएगी कोई काम की नहीं रहेगी। तो वापस इसमें आते हैं, E से D पर जाएंगे, तो इसमें धारा है और प्रतिरोध भी है, तो 4 प्रतिरोध और धारा I1 है, तो 4I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4I1 हो जाएगा। और हम जा रहे हैं B से A और A से E और E से D, तो हम जा रहे हैं इधर और धारा भी जा रही है इधर, तो इसका मतलब प्लस। अब फिर कहाँ जाना है, हमें D से B जाना है, तो D से B में कोई प्रतिरोध नहीं है, कहानी बंद IR की। अब किसको पकड़ना है, E को पकड़ना है। तो B से A पर चलिए, तो B से A पर जाएंगे तो इधर माइनस इधर प्लस, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस आएगा। तो यहाँ पे 1 वोल्ट की वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगी। सही है। अब A से E पर आइए, कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है। E से D पर जाएंगे, बिल्कुल है। तो फिर देखिए, हम यहाँ से माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, और जब भी माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे +2। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप 3I3 + 4I1 बराबर 3, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। सही है, इतना हो गया। चलिए अगले की बात कर रहे हैं, अगला ले लीजिए। इसमें दोनों सेल आ गए, दोनों सेल आ गए। चलिए एक ऐसा लीजिए जिसमें एक सेल आए और एक वो जो भुजा बची है वो आ जाए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी है। चाहे तो इसको ऊपर ABAFCB सॉल्व कीजिए, यहाँ आप लिखिए CDEFC, जो भी आपकी मर्जी है। चाहे तो इस सेल के साथ इसे लीजिए या इस वाले सेल के साथ इसे लीजिए, एक बंद पास बन जाएगा। अगली बंद पास की कहानी को हम शुरुआत करते हैं। चलिए बंद पास अगला लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बंद पास। अब बंद पास मैं ले लेता हूँ, चलो CD, क्या लेते हैं, CD नहीं, DC लिखता हूँ मैं, चलो DCFED।
के लिए, तो के लिए कर दिया भाई, और यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करना है, फिर से दिशा मानिए, फिर से दिशा क्या मानिए, वही दिशा मानिए, हमें ज्यादा उल्टी सीधी दिशा मानने की कोई जरूरत नहीं, हमें ऐसे ही घूमेंगे जिधर धारा जा रही है। तो हमें पहले कहाँ से आना है, डी से सी जाना है। तो डी से सी, चलिए डी से सी देखिए, यहाँ से धारा निकली तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी धारा, ये I1 ही आएगी। अब I1 आएगी तो प्रतिरोध तो मिलेगा नहीं, तो डी से सी खाली धारा है, प्रतिरोध नहीं, छोड़ दो। अब सी से क्या जाएंगे, डी से सी आ गया, अब सी से जाएंगे हम एफ पर, तो सी से एफ आएंगे, सी से एफ आएंगे तो इधर आएंगे, और धारा भी इधर आ रही है, तो I2 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप I2 यानी 2I2, और कैसा, प्लस का। अब हम सी से एफ पर आ गए, अब एफ से ई पर आएंगे, एफ से ई पर आएंगे, कोई प्रतिरोध नहीं है, छोड़ दो। फिर हम ई से डी पर जाएंगे, और ई से जब डी पर जाएंगे तो इधर जा रही है धारा I1, और प्रतिरोध मिलेगा 4, तो यह आ जाएगा प्लस का 4I1, तो प्लस के 4I1 हो जाएगा। अब धाराएं खत्म, तो यहाँ पर सेल की बात करिए, तो डी से सी जाना है, डी से सी में कोई सेल नहीं, सी से एफ में कोई सेल नहीं, एफ से ई में कोई सेल नहीं, ई से डी में सेल है, और हम माइनस से प्लस जाएंगे, इधर से जब इधर जाएंगे, ई से जब डी पे जाएंगे तो माइनस से प्लस जाएंगे, और माइनस से प्लस जाएंगे तो 2 को हम प्लस पाएंगे, क्योंकि रूल कहता है कि माइनस से प्लस जाने पर प्लस होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, क्या लिख देंगे, प्लस, तो प्लस आ गया। अब इसको मैं लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 2I2 प्लस 4I1 बराबर 2, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा I2 प्लस 2I1 और बराबर 2, 2 से 2 मर गया, तो यहाँ पर आपका बचा, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 2I1 प्लस, इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में लिखता हूँ, I2 और बराबर बचेगा 1, और ये आ गया समीकरण नंबर 2। कौन सा आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 आ गया तो हमें ये सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए जो फिगर दिया है प्रश्न में ऐसा दिया ही है, ये आपको पहले पेपर में पूछा गया प्रश्न है, PYQ क्वेश्चन है, जो पहले आपको पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। तो आपको पहले से ये सब सारी चीजें दी हैं, और वो कह रहा है कि यहाँ से बैटरी से देखिए करंट निकला, ये निकला I1, अब डी से सी पर पहुंचा I1, अब यहाँ से 2 रास्ते मिले, इसमें से कुछ गया इधर, इसमें से कुछ गया इधर, तो बचा हुआ इधर चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो I1 में से इधर गया, मान लीजिए, फिर से सुनिए, मैंने जो एग्जांपल दिया था ये 10 एम्पियर का करंट है, और इसमें से 2 एम्पियर चला गया इधर, तो इधर कितना जाएगा 8 एम्पियर, और ये 8 एम्पियर आया कैसे भाई, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, बचा हुआ इधर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 में से अगर मैं इसको I2 को घटा दूं तो बचा हुआ करंट ये वाला आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, I3। तो मैं अगर यहाँ से I1 निकालूं तो I2 उधर जाएगा, तो I2 प्लस का और I3 भी प्लस का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि I1 करंट यहाँ से आया, देखिए ये D पर पहुंचा, D से C पर पहुंचा I1, और जैसे ही ये C पर पहुंचा तो इसमें से कुछ इधर गया, इसमें से कुछ इधर गया, यानी I1 से करंट बना I2 और I3, यानी I2 और I3 I1 से बना है, तो I2 और I3 को जोड़ेंगे तो I1 बन जाएगा। I1 से बना I2 और I3, और I2 और I3 को जोड़ेंगे तो I1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे, तो मैं इसे यहाँ पे लिख के समझाऊंगा इसको, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये I3 जा रहा है, तो I1 का जो मान है, I1 का जो मान है वो I2 प्लस I3 में बट गया, I2 और I3 में बट गया। इसको अगर मैं मान लूँ समीकरण नंबर 3, कौन सा मान लूँ, समीकरण नंबर 3, तो देखिए समीकरण नंबर 3 हमने मान लिया, तो इस I1 का मान I2 प्लस I3, इसको उठाइए, इसको उठाइए और I1 के पास लगा दीजिए, I1 की जगह पर यहाँ लगा दीजिए, I1 की जगह पर यहाँ पर लगा दीजिए, तो यह मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 को समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण कहता है 3I3 प्लस 4I1, तो 3I3, तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 में 3I3 प्लस 4, और यहाँ पे है I1, तो I1 की जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, I1 की जगह पे हमें क्या लिखना है, I2 और I3 लिखना है, I2 और I3 लिखना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सही कर दूं, तो ये I2 हो जाएगा और ये I3 हो जाएगा I1 की जगह। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अब कितना लिख देंगे, I2 प्लस I3
और बराबर कर देंगे, बराबर किसके करना है, बराबर करना है 3 के, तो यहाँ पे कर देंगे 3। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3i3 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4i2 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 4i3 बराबर 3, और ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 7i3 प्लस 4i2 बराबर 3, और या करके मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 4i2 प्लस 7i3 बराबर 3, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 4। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे देखिए, अब हमने क्या किया, समीकरण 1 में ही रख दिया, अब किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 को देख लीजिए, यह है 2i1 और i1 की जगह ये लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 प्लस ब्रैकेट में i1 की जगह देंगे i2 प्लस i3, तो ये आ गया i2 प्लस i3 प्लस लगा देंगे। आगे देखिए, तो 2i1 का मान ये रख दिया i2 प्लस i3 प्लस i2 बराबर 1 हो जाएगा, प्लस i2 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, ये लास्ट में 1 है। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2i2 प्लस 2i3 ये हो जाएगा, और इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, प्लस i2 बराबर 1, तो ये देखिए ये वाला और ये वाला फिर से जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, फिर से का मतलब यहाँ पे जैसे जुड़ा तो वैसे वहाँ जुड़ेगा, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो 3i2 प्लस 2i3 बराबर 1 आ गया, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 और समीकरण 4 को सॉल्व कीजिए। तो समीकरण 5 और समीकरण 4 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे i2 कितना 4 है और यहाँ i2 कितना 3 है, तो इनको बराबर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2i3 है और यहाँ पे 7i3 है, यहाँ तो 3 वाली वैल्यू को सॉल्व कीजिए, सेम जैसे अभी बताया था, x प्लस 2y बराबर कुछ दिया है और 2x प्लस y बराबर कुछ दिया है, तो x और y के मान को बराबर करते थे, याद कीजिए क्लास 10th में पढ़ते थे, तो बराबर करने के बाद हम उसे एक में से दूसरा घटाते थे। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक को दूसरे के बराबर कर देंगे, और इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ध्यान से देखिएगा कि इस वाले में, किस वाले में भाई, इस वाले में हमें ये 4i2 दिया और यहाँ पे 3i2 दिया, दोनों को बराबर करना है। तो इस वाले समीकरण में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं, कितने का गुणा कर दूं भाई, यहाँ पर मैं 3 का गुणा कर दूं, और इस वाले समीकरण में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं, तो देखिए 4 का गुणा जब इसमें 12i2 हो जाएगा, और 3 का जब इसमें करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। तो इसमें गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा, देखो 3 का करेंगे तो 12i2 भाई, 4 12, तो 12i2 हो गया, प्लस 7 21 हो जाएगा, ये 21 इसके साथ भी करेंगे तो i3 बराबर, फिर इसके साथ भी करेंगे तो 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर 6 मान लीजिए इसे अगला। अब इसमें 4 से गुणा करके लिखिए तो 4 12 i2 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 i3 हो जाएगा, और बराबर कर देंगे कितना, यहाँ पे गुणा करेंगे 4 का तो 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर जो भी अगला हो, ठीक है, समीकरण से मत घबराना, इसे लिखते जाना, लास्ट में हो ही जाएगा जो कुछ होगा। तो इसमें से घटा दो तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ये मर गया, और ये ऊपर 21 और ये 8 है, और ये 8 कैसा है, माइनस का है, तो 21 में से 8 घटा देंगे तो 13i3 आ जाएगा। भाई 13 और 8 कितने होते हैं, 21, तो ये प्लस का है, प्लस के बचेंगे, बराबर लगाइए, 9 में से 4 गए तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ से i3 5/13 निकल के आ जाएगा, इतना एम्पियर आ जाएगा i3 का मान। अब i3 का मान इतना आ गया, तो इस i3 के मान को देखिए, या तो इसमें रख दीजिए, या इसमें रख दीजिए, या इसमें रख दीजिए, या इसमें रख दीजिए, या पहले जो समीकरण बने थे कौन से बने थे भाई, ये वाला बना था, इसमें रख दीजिए, इसमें तो i3 ही नहीं है, या इसमें रख दीजिए, कहीं पर भी रखिए, आंसर आपका नेक्स्ट जो है i2 या i1 का निकल आएगा। चलिए इसको उठा के किस में रखूं, आप चाहो किसी में भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको उठाकर यहाँ पर रखना चाहता हूँ, इस वाले में 5वें समीकरण में रखना चाहता हूँ, तो समीकरण 5 में, या इसमें रख दो, किसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो समीकरण 5 में रखने पर तो i3 बराबर 5/13 को समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में रखने पर, तो यहाँ पर कैसे रखेंगे भाई, अगला सॉल्व करते हैं। तो इसमें रखेंगे, देखो 3i2 ऐसे रहेगा, 3i2 प्लस ये कितना है, यहाँ पे 2 है, और 2 है तो भाई i3 की जगह लिख देंगे 5/13, तो 5/13 आ जाएगा, और बराबर कर देंगे 1, तो ये आ गया 3i2 प्लस ये 5 दूनी 10, 10/13 बराबर 1 आ गया, तो 3i2 बराबर आ जाएगा 1 माइनस, इसको इधर भेज देंगे
तो 10/13 हो जाएगा। यानी इस वैल्यू को इधर भेज दो, 1 माइनस करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लासा ले लेंगे, तो लासा कितना आ जाएगा 13, तो इसके नीचे 1 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 - 10 यानी 3/13। कितना आ गया 3/13। तो 3i2 बराबर आ गया 3/13। 3 से 3 मर गया, तो i2 का मान आ गया 1/13। कितना आ गया 1/13 एम्पियर। तो i3 निकला और i2 निकला। तो i3 और i2 आ गए यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर कि i1 का मान जो निकलेगा i2 और i3 को जोड़ने पर निकलेगा। तो i2 और i3 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा i1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं i1 और निकालूं तो इसी में रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तब i1 बराबर i2 का मान कितना है भाई i2 का मान आया 1/13। तो यहाँ लिख देंगे आप 1/13 प्लस, आगे देखिए i3 का मान आया 5/13। i3 का मान 5/13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 5/13। क्या लिख देंगे 5/13, लासा 13 और 1 और 5 मिलकर हो जाएंगे 6। तो i1 का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई i1 का मान आ गया 6/13 एम्पियर। कितना आ गया 6/13 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। i1 का मान 6/13, जिसमें से जब i1 इसमें से निकलेगा 6/13 एम्पियर ये जो आया है, तो जिसमें से कुछ भाग इधर जाएगा, वो जो कुछ भाग है वो भाई कितना है 1/13 है। तो इसमें जो जाएगा वो 1/13 एम्पियर जाएगा। अब देखिए आप ये घटा लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पे 10 है, 2 इधर चला गया, तो 10 में 2 घटाएंगे ये जाएगा। तो इस 6/13 में से जब इसको घटाएंगे, तो 6/13 में से जब इसको घटाएंगे तो 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। तो 5/13 इसका आंसर आया। तो ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। और इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है, इसे आप सावधानी से करें, नोट करिए, आराम से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये किया। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ये वाला। अब इस क्वेश्चन को जो है हम इस वाले को और इस वाले को आपको होमवर्क में छोड़ते हैं। आप इसे खुद से ट्राई कीजिए और ना हो तो कमेंट करके हमें बताइए। पूरा ध्यान रखिए कैसे कैसे रूल को अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। अगर आपको ना आए तो कमेंट करके बताइए। बाकी के ये जो सवाल जो मैं छोड़ रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 1 घंटे की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो इससे जो 2 सवाल और कराएंगे तो कम से कम नहीं तो भाई 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। ये 10 मिनट एक सवाल में लूंगा मैं आपको समझाने के लिए, तो 20 मिनट और चलाएंगे और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को रोक रहा हूँ। इन सवालों का खुद से ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये 2 सवाल नहीं और भी सवालों को इकट्ठा करके किरचॉफ के नियम का पार्ट 2, किरचॉफ के नियम का पार्ट 2 में आपको अपलोड करके दूंगा। जो कि आप अगर कमेंट करते हो तो इसका मैं पार्ट 2 सिर्फ किरचॉफ के नियम का पार्ट 2 करके दूंगा। जब आप कमेंट करते हो कि ऐसे सवालों को और करा दीजिए, तो मैं कमेंट कर दीजिए। कमेंट आपके आते हैं तो मैं दूसरा वीडियो इस किरचॉफ के नियम पर बनाऊंगा। अदरवाइज यहाँ से आप सीख कर अपना काम चला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।